Bismillahirrahmanirrahim. Continuing with the testing and detection of multicollinearity, we discussed correlation matrix, and in the correlation matrix, we identified possible independent variables between which the correlation is above average and which can be the causes of multicollinearity in the model. देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं. Now we will formally estimate the regression model, and based on these regression results, we will be using the concept of, for example, ये जो है, the concept of VIF, variance inflating factor, यानी हम auxiliary regression. अब हमारे 15 यानी 15 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो हमें 15 रिग्रेशन रन करनी पड़ेंगी. ऐसे है ना, ऑक्सिलरी रिग्रेशन का मतलब यही है ना कि चूजिंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड रिग्रेसिंग इट ऑन दी अदर 14 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, फिर दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी 14 के ऊपर रिग्रेस, इसी तरह एंड सो ऑन. तो 15 ऑक्सिलरी रिग्रेशन हमें रन करने की जरूरत है, जो कि एक लंबा चौड़ा काम है, बहुत टाइम टेकिंग है. तो ये आर स्क्वायर जो है, ये हर ऑक्सिलरी रिग्रेशन का आर स्क्वायर है. अगर हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को निकाल के बाकी के ऊपर रिग्रेस करें, उस मॉडल का जो आर स्क्वायर है, उसको जब हम इसके फार्मूले में रखते हैं 1/1 माइनस आर स्क्वायर, तो दिस VIF, दिस इज नोन एज VIF. अब इसका जो गाइडलाइंस हैं, इसमें कुछ इकोनोमेट्रिशियन कहते हैं कि अगर ये 5 या इससे ऊपर आ जाए तो आप समझ लें कि मल्टीकोलिनियरिटी इज गेटिंग सीरियस. लेकिन एक डोमिनेटिंग ग्रुप ऑफ इकोनोमेट्रिशियन जो कहते हैं कि अगर ये 10 या इसको क्रॉस करता है तो देन इट इज सीरियस. तो बहरहाल कोई भी क्राइटेरिया यूज करके हम देख सकते हैं. आप जब इंटरप्रिटेशन भी करें तो आप अपना क्राइटेरिया जरूर डिफाइन करें. फॉर एग्जांपल, आपको अगर रिजल्ट्स मिल जाते हैं एस्टिमेशन के बाद, तो आप पढ़ रहे हैं, तो आप बताएं कि व्हेन यू आर यूजिंग 10 एज ए क्राइटेरिया, तो फिर आप बताएं कि ये 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या 6 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं विच आर कॉजिंग प्रॉब्लम. इनको हमने ठीक करना है, इनको हैंडल करना है. ठीक है. VIF की एक लिमिटेशन भी है, वो पहले से समझ लें, फिर हम आगे चलेंगे. VIF की एक लिमिटेशन है, एक इसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है. आपको पता है आर स्क्वायर को जब हम इंटरप्रेट करते हैं तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल आर स्क्वायर अगर 0.8 है, तो हम कहते हैं 80% ऑफ द वेरिएशन in the dependent variable is due to all independent variables included in the model. तो इसका मतलब ये है कि ये जो VIF निकलेगा, ये आर स्क्वायर बेस्ड है और उस आर स्क्वायर के अंदर किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कंट्रीब्यूशन है. इसकी एक लिमिटेशन है, अगर आपसे पूछी जाती है तो आप बता सकते हैं. तो इसलिए फिर इससे बेहतर मेथड क्या हो सकता है? इससे बेहतर मेथड हमारे पास ये है आइगन वैल्यू कंडीशनल इंडेक्स. ये कंडीशनल इंडेक्स, ये दरअसल ये जो चीजें हैं ये एसोसिएटेड हैं विद फैक्टर एनालिसिस. ठीक, फैक्टर एनालिसिस क्या होता है? ये एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनेंगी, मल्टीपल लेक्चर्स की जरूरत है, तो ये अलहदा से इसको बनाया जाएगा. लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम इसकी वैल्यू को डिस्कस करेंगे कि ये कैलकुलेट कैसे होता है और इसकी मीनिंग क्या है. तो इसमें भी दो ग्रुप ऑफ इकोनोमेट्रिशियंस हैं. कुछ कहते हैं कि व्हेन कंडीशनल इंडेक्स की वैल्यू 10 से बढ़ना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि मॉडरेट लेवल की मल्टीकोलिनियरिटी है. इफ इट कंटिन्यूज इंक्रीजिंग और 20 को क्रॉस करके 30 पहुंच जाता है या उससे भी ज्यादा, देन इट इज सीरियस. तो बहरहाल हम कोई भी हो, हम इसको इन सारी चीजों को निकालते कैसे हैं? वैसे तो फैक्टर एनालिसिस से ये सारी चीजें निकलती हैं, लेकिन इसका एज ए पार्ट ऑफ द पैकेज SPSS में जब हम रिग्रेशन एस्टिमेट करते हैं तो उससे निकल आती हैं और आपको वो समझना आसान है. मसलन मैं आपके साथ अभी करके दिखाऊंगा. ये हमारे पास वही डाटा सेट है और इसको एनालाइज के बाद हम जाएंगे रिग्रेशन में लीनियर, और लीनियर में आवर्स जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये मैरिड वुमेन के वर्किंग आवर्स हैं, और बाकी ऑल अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शिफ्टेड हेयर. अब स्टैटिस्टिक्स में आपने ख्याल करना है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग मल्टीकोलिनियरिटी, so we must select
दिस कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स। अब इस मल्टीकोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स में VIF भी होगा, कंडीशनल इंडेक्स भी होगा, सारी चीजें होंगी। इससे हमें पता चल जाएगा। आर स्क्वायर चेंज की हमें जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स अगर आपकी चॉइस से करना चाहें ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल देखना चाहें ठीक है, लेकिन हमारा मेजर फोकस कोलिनियरिटी डायग्नोसिस के ऊपर है। अब ये आपको, तो जब आप कोई पेपर पढ़ रहे होंगे तो उसमें तो रिजल्ट्स होंगे ना, तो आपको वो रिजल्ट्स कैसे, वैसे तो निकालने का तरीका भी, फॉर्मूला जैसे मैंने दिखाया है, निकालने का तरीका भी आना चाहिए, लेकिन अगर रिजल्ट्स गिवन है और उनको इंटरप्रेट करना है तो कैसे करेंगे? ओके, ये रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। कोरिलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो इसलिए हमने एक्सेल में कर लिया क्योंकि इसका टेबल जो है बड़ा लंबा चौड़ा होता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए हमने नहीं किया। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन है कि कितने वेरिएबल्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तकरीबन 15 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इंक्लूडेड हैं। इसमें आर स्क्वायर बिल्कुल उसी तरह, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 65.9% of the variation in working hours of married women are explained by the 15 independent variables, जो कि जिनका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम कह सकते हैं। So they are actually contributing, those 15 variables are contributing how much? 65.9% variation in the working hours of the married woman। बाकी ये R वगैरह ये कोएफिशिएंट्स उसी तरह आमतौर पे जिस तरह करते हैं, लेकिन इसमें ये VIF है। ये VIF का टेबल है, ये देखें, ये क्योंकि प्रोग्रामिंग की हुई है SPSS के अंदर, तो उसने ये जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उतनी ऑक्सिलरी रिग्रेशन रन करने के बाद ये उनका जो आर स्क्वायर था उसको इनकॉर्पोरेट करके ये VIF निकाला गया है। तो अगर आपने वापस आर स्क्वायर निकालना हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये किड्स बिटवीन द एज ऑफ किड्स बिलो 6 को रिग्रेस करें बाकी वेरिएबल्स पे और मुझे बताएं कि इसका आर स्क्वायर क्या होगा, और ये टेबल गिवन हो, तो आप रिग्रेशन नहीं रन करेंगे, आप जाएंगे VIF पे और इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे VIF की यहाँ पे, और इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करके, फॉर एग्जांपल अगर VIF की वैल्यू है आपकी यहाँ पे ये 6.2 है, तो ये इधर 6.2 लिख के आर स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे, तो आप बताएंगे कि अगर आप ये जो मार्जिनल टैक्स रेट को रिग्रेस करें बाकी 14 वेरिएबल्स पे, तो उसका आर स्क्वायर इतना निकलेगा जो मैंने अभी बताया उसमें पुट करके। ठीक हो गया? तो इससे पता चल रहा है कि अगर हम 5 का क्राइटेरिया यूज करें तो हमारे लिए जो प्रॉब्लमेटिक जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, एक फैमिली इनकम और दूसरा मार्जिनल टैक्स रेट MTR, ये 2 वेरिएबल्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं। तो इनको हमने ट्रीट करना होगा ठीक करने के लिए मल्टीकोलिनियरिटी को, या इनका फर्स्ट डिफरेंस लेंगे, या इनको ड्रॉप करेंगे, या इनकी लॉग वैल्यू लेंगे, या किसी और तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करके इनका हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वरना ये मल्टीकोलिनियरिटी रिमूव नहीं होगी। इसके बाद ये एक कंप्लीट टेबल अलग से आता है कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स। ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। बस कंडीशनल इंडेक्स में आप देखें, ये मैंने बताया था ना कि आपको VIF आमतौर पे रिलायबल स्टेटिस्टिक नहीं है। उसकी वजह क्या है कि उसके अंदर तमाम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कंट्रीब्यूशन होता है आर स्क्वायर में। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं जो मल्टीकोलिनियरिटी कॉज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल नंबर 16, 15, ये सारे 30 से अबव हैं, और अगर इसको भी इंक्लूड करें, ये 12 पे है, ये 20 से अबव है। ठीक है? और ये आइजन वैल्यू जिसको लिखा है, आइजन वैल्यू असल में वेरिएंस है। ये वेरिएंस क्या बता रहा है कि किसी एक डायमेंशन या किसी एक फैक्टर को, मसलन फैक्टर नंबर 1 को एक्सप्लेन करने में, यानी इसकी वेरिएशन में बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो आप यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टली जाएंगे। मसलन एज का कंट्रीब्यूशन ये कोई बहुत ही माइनर सा है, एजुकेशन का बहुत माइनर सा है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है बाकी वेरिएबल्स का, तो इसलिए हमारे लिए ये इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे जाए, मसलन अगर आप ये 12 नंबर जो फैक्टर है,
12 नंबर फैक्टर की वेरिएशन को एक्सप्लेन करने में ये 10% कंट्रीब्यूशन इस वेरिएबल का है, यानी किड्स बिलो 16, 2% कंट्रीब्यूशन किड्स एज बिटवीन 6 and 18, और इसी तरह ये 54% कंट्रीब्यूशन है ये हस्बैंड आवर्स ऑफ वर्क, इसी तरह 53% कंट्रीब्यूशन है हस्बैंड वेज। ये मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ पे रुक के इसको वर्टिकल से देखता हूँ 0.53। इसका क्या मतलब होता है, ये जो अगर आप वर्टिकल पढ़ें तो ये हमें बताता है कि ये जो एक वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल ये जो हस्बैंड एज का वेरिएबल है, ये इन फैक्टर्स में इसका कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, इसकी वेरिएशन में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, वो परसेंटेज यहाँ पे होती है। लेकिन हमने ज्यादातर ये आइजन वैल्यू को और कंडीशनल इंडेक्स को देखना होता है। अगर कंडीशनल इंडेक्स का कॉलम उड़ा दिया जाए तो आपको ये मैनुअली कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसका तरीका सीख लें। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, इसको मैं ले जाता हूँ एक्सेल में, और आपने एक्सेल लैब सुना होगा, एक्सेल लैब जो है बाहर रोड पे, तो ये लैब में ही चला गया, आप यूं समझ लें। कंट्रोल वी किया हमने। अब देखिए ये कंडीशनल इंडेक्स निकला कैसे है, यहाँ पे मैं निकालूंगा। ये है इक्वल टू, ये जो आइजन वैल्यू है दिस वन, इसको हम रखते हैं फिक्स F4 प्रेस करके, डिवाइडेड बाय ये जो नीचे वाला है, ये मैंने एंटर कर दिया, इसको मैंने ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लिया। मैंने ठीक किया है या नहीं, अच्छा SQRT ऑफ दिस, उसके बाद ये मैंने निकाल दी। ये वही चीज, ये 123, आप ये बाकी चीजें जो है ये रेलेवेंट नहीं है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ये भी मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये कंडीशनल इंडेक्स निकला हुआ है, ये CI, ये मैंने यहाँ से निकाला है, यानी इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि हमें ये आपको ये कंपेयर करने में, कंट्रोल B, और ये कंडीशनल इंडेक्स यहाँ से लेकर, पहले का मैंने नहीं निकाला, वो तो 1 ही आएगा। कंट्रोल B, पहला का मैंने नहीं निकाला, बाकियों का निकाला है, इसलिए ये हमारा ये एक सेल जो है यहाँ से एक वेकेट हो गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट का नहीं निकाला, वो तो 1 ही आएगा, उसी पे डिवाइड होना है, उसी का स्क्वायर रूट होना है। और ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आपको दिखा देता हूँ। ये मैक्सिमम आइजन वैल्यू डिवाइडेड बाय उससे नीचे वाली मिनिमम आइजन वैल्यू और उसका रेशो लेके स्क्वायर रूट, तो ये कंडीशनल इंडेक्स निकल आता है। तो कंडीशन शॉर्ट करके हम कहें इस टेबल को पढ़ने का तरीका कि ये जो वेरिएंस असल में बता रहा है, सबसे पहले फैक्टर का हमेशा आइजन वैल्यू ज्यादा होती है, ये फैक्टर एनालिसिस की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। फिर उसके बाद और सो ऑन, आप देखें ये कम हो रहा है, लेकिन जिनकी ये वैल्यू कम हो रही है वहाँ कंडीशनल इंडेक्स आप देखें ये बढ़ रहा है, तो ये इसमें मल्टीकोलिनियरिटी की प्रेजेंस इंडिकेट हो रही है। तो हमारे पास ये तकरीबन, अगर हम इसको भी राउंड ऑफ करके 30 समझ लें, तो 1 2 3 4 वेरिएबल ऐसे हैं जो मल्टीकोलिनियरिटी कॉज कर सकते हैं, प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसको दूर करने का तरीका क्या है, इसको दूर करने का तरीका बहुत आसान है। ये देखें, मैं उसी SPSS में जाके इसी को एनालाइज के बाद यहाँ पे ये है डायमेंशन रिडक्शन, इसमें डायमेंशन रिडक्शन, तो ये फैक्टर एनालिसिस में हम जाते हैं और इसमें ये तमाम वेरिएबल्स जो हमारे हैं इनको हम इधर लेके आते हैं और इसके डिस्क्रिप्टिव और एक्सट्रैक्शन वगैरह, ये बात की बात है, ये आपके इसमें सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, यहाँ आप बात समझा सकते हैं कि कितने ये ऑटोमेटिकली
ये हम कर क्या रहे हैं, ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस होता है, जिससे आपके जो स्ट्रांगली कोलिनियर वेरिएबल्स होते हैं वो नॉन कोलिनियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्ट्रांगली कोलिनियर वेरिएबल्स नॉन कोलिनियर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो रिजल्ट्स आपके पास आते हैं उसको आप आइगन वैल्यू बेस्ड प्लॉट भी हम बना के देख सकते हैं। तो ये रिजल्ट्स हमारे आते हैं, ये यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो एकदम जो ड्रॉप हो रहा है, यानी तक कम से कम 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे हो सकते हैं, अगर हम उनको या निकाल दें या ट्रीट करते हैं तो मल्टीकोलिनियरिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, वो क्या हो सकते हैं? अगेन वी रेफर बैक टू द कोरिलेशन मैट्रिक्स, यहाँ से पता चल जाता है वो यहाँ से पता चल जाता है। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये जो हाईलाइटेड हैं ये यहाँ से पता चल जाता है, या फिर वो स्क्रीन प्लॉट से जाके पता चलता है। तो मेरा ख्याल है कि हम वी हैव डन इट। थैंक यू वेरी